हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजाट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और मैं हूं रोहित कुमार। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे सत्ता की साझेदारी हुई है। तो देखते हैं हम बेल्जियम का। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। क्षेत्रफल के मामले में यह हमारे हरियाणा क्षेत्र से भी छोटा है और इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग से लगती है और इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है। यानी कि हमारी हरियाणा की जो आबादी है ना, इससे भी करीब आधी है। इस छोटे से देश में जो समाज में जातीय बनावट है बहुत ही जटिल है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी जात के लोग रहते हैं और देश की कुल आबादी का 59% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश में रहते हैं। फ्लेमिश एक एरिया है, एक इलाका है जहां पर 59% लोग रहते हैं जो कि क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज को बोलते हैं। और 40% लोग यहाँ पर हैं जो वोलोनिया में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। और शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ये जर्मन बोलते हैं 1% लोग। और इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में जो 80% लोग हैं, जो 80% लोग हैं, ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। मतलब कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं, ये क्या है? बहुत ही ताकतवर व समृद्ध है, अमीर भी है और बहुत बाद में जाकर आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। मतलब कि जो डच लोग थे इससे बहुत ही नाराज थे। इसके चलते 1950 से 60 के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप हमें ब्रुसेल्स में दिखा। आपको पता ही है, किसी भी देश में अगर लड़ाई होती है, गृह युद्ध होता है, तो उसकी राजधानी पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल जाता है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी और डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। मतलब कि डच बोलने वाले लोग क्या थे? ज्यादा थे, लेकिन वह धन व समृद्धि के मामले में बहुत ही कमजोर थे। वह अल्पमत थे, मतलब कि बहुत ही कम थे। समृद्ध भी नहीं थे, अमीर भी बहुत ही कम थे। तो इसलिए जो डच लोग थे ये नाराज थे कि भाई फ्रेंच के लोग हैं जो वो क्या अमीर कैसे हैं, समृद्ध कैसे हैं। तो इस चीज को लेके यहाँ पर क्या तनाव उत्पन्न हो गया था। तनाव उत्पन्न कब हुआ था? आपको याद रखना है 1950 से 1960 के बीच में। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो इसकी राजधानी है यहाँ पे हमें इसका असर देखने को मिल गया था। आइए हम देखते हैं अब अपना दूसरे देश के बारे में, जिसका नाम है श्रीलंका। आप श्रीलंका को जानते हैं, भारत का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों में से एक देश हमारा क्या है? श्रीलंका। और 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में आजादी मिली और यहाँ पर सिन्हली समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। मतलब कि यहाँ पे जो सिन्हली लोग थे, सिन्हली कह लो, ठीक है, ये लोग क्या थे? बहुत ही ज्यादा थे। तो इन्होंने अपनी सत्ता का प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। और 1956 में क्या हुआ? 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिन्हली एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिन्हली को प्राथमिकता देने की नीति चली। मतलब कि जो राजभाषा होगी, जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, कौन सी होगी? सिन्हली। और जो स्कूल है या कॉलेजेस हैं, इसमें क्या होगा? जिसमें हमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जो सिन्हली लोग हैं इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये कब बनाया गया था? 1956 में। किसके द्वारा? जो सिन्हली लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई नए संविधान, ये जो हमारा नए संविधान के यह प्रस्ताव भी किया गया था कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब कि जो बौद्ध मत था, जो बौद्ध धर्म था, उसे क्या संरक्षण भी देगी और उसे बढ़ावा भी देगी। और एक एक करके आए इन सरकारी फैसले ने श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी और शासन को लेके उन्हें बेगानापन
बनाया, मतलब बढ़ाया। मतलब कि ये है कि जब हम सिन्हैली की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, 1956 में एक ऐसे कानून लाए, 1956 में ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो तमिल है, जो श्रीलंका के जो तमिल्स हैं, उन्हें क्या दरकिनार कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही नाराज थे। किनसे? सिन्हैली लोगों से। इसके बाद क्या होता है कि भाई उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिन्हैली के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियों उनकी भाषा व संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर देगी। मतलब कि उन्हें डर था कि कहीं सिन्हैली जो लोग हैं ये इन्हें इनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित ना कर दे और नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ मतभाव, मतलब कि यहाँ पे गलत टाइप हो गया, मतभेद है, ये मतभेद हो रहा है और उनके हितों को अनदेखी की जा रही थी। मतलब कि जो उनके हित हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन्हें अनदेखा किया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिन्हैली समुदाय के संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। अब बिगड़ना शुरू हो गए क्योंकि जो सिन्हैली लोग हैं ये अपने लोगों के बारे में सोच रहे थे, तमिल्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसलिए क्या हुआ, इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। श्रीलंकाई तमिल्स ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मांग को लेकर इन्होंने संघर्ष किया। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके में स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया सिन्हैली के द्वारा, क्योंकि सिन्हैली की उस समय क्या थी, उस समय सरकार बनी हुई थी। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्लम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और श्रीलंका में दो समुदाय पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव के रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणामित हो गया। परिणाम क्या निकला कि यहाँ पर गृह युद्ध होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो दूसरा जो हमारा समुदाय है जिसे हम सिन्हैली के नाम से जानते हैं, ये उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा था, नकार रहा था, जिसके कारण जो हमारे तमिल्स हैं उन्होंने एक स्वतंत्र तमिल इल्लम बनाया और उन्होंने क्या किया, अपनी मांगे रखना शुरू कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति बन गई। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हुआ। अब देखते हैं कि बेल्जियम की समझदारी, मतलब कि बेल्जियम की क्या समझदारी थी, उन्होंने क्या समझदारी वाली चीजें अपनाई। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। मतलब कि बेल्जियम के जो नेता थे वो श्रीलंका से अलग रास्ता अपना रहे थे। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों व संस्कृति विविधताओं को स्वीकार किया, मतलब कि उन्होंने सारी विविधताओं को स्वीकार किया और 1970 से 93 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, मतलब ऐसा ना लगे कि उनके लिए उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सभी मिलजुल कर रह सके। और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, जिसमें कि उन्होंने क्या किए थे, 4 बदलाव किए जिससे कि सभी समुदाय के लोग समान रूप से रह सके अपने देश में। अब इसके बाद देखते हैं ऐसे वो कौन से 4 बदलाव थे जिससे कि यहाँ पर इनकी समझदारी की बात की जा रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। आइए देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है, मतलब कि इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी लोग मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब कि ये बोला गया, जो हमारे फर्स्ट समुदाय है और जो हमारा सेकंड समुदाय है, दोनों की जो संख्या है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, जिससे कि क्या हो सके कि अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा, दोनों की सहमति होगी और जिससे कि दोनों ही अपना विकास कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार अनेक शक्ति देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार के सुपुर्द कर दी गई है। मतलब कि जितनी भी
केंद्र सरकार की जो पावर है वो क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई है, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी। मतलब कि जो राज्य है वो केंद्र पे आधारित नहीं रहेगा, वो क्या अपना विकास खुद ही कर सकेगा। आपको पता है कि इसमें अभी तक क्या हुआ, इसमें ये हुआ था कि दोनों ही जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उन्हें क्या किया गया था, उनकी जो शक्तियां हैं, जो केंद्र की शक्तियां हैं वो किसे दे दी गई थी, दोनों सरकारों को दे दी गई थी, जिससे कि अगर कोई भी कानून बनाना है तो दोनों ही जो गुट हैं, जो दोनों क्षेत्रीय सरकार है, वो उन दोनों का समान अधिकार होगा कि उस पर अधिकार बनाने हैं या नहीं बनाने। ब्रुसेल में अलग सरकार है और इन दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब कि एक गवर्नमेंट है, क्या है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट है जिसमें कि हमारे दो गुट हैं। कौन से हैं, दो गुट हैं, एक मान लीजिए आप फ्रेंच है और दूसरा हमारा क्या है, डच है। अब इन दोनों का इक्वली यहाँ पे क्या है, प्रतिनिधित्व है। मतलब कि अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो जो डच लोग हैं और जो फ्रेंच लोग हैं इन दोनों का ही बात मानी जाएगी। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें क्या किया इन्होंने माना कि हम क्या करेंगे कि भाई जितना भी प्रतिनिधित्व, जितनी भी सीटें होंगी उस पे आधी पे कौन होगा, आधी पे डच होंगे, आधी पे फ्रेंच होंगे, जिससे कि हम कोई भी कानून बनाएंगे तो क्या होगा, हम दोनों का ही डेवलपमेंट होगा। अगर कोई गलत कानून बनाया जाएगा किसी एक पक्ष को देखते हुए तो ऐसे कानून नहीं बनाया जा पाएगा। तो यहाँ पर ये तीन प्रावधान किए गए। जो चौथा प्रावधान है वो ये है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे तो वहां जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार। मतलब कि मान लीजिए कि आप किसी एरिया में रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में जहां पर जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एक गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा कि आप अपने भाषा के आधार पे, अपने लैंग्वेज के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्शंस करा सकते हैं। इलेक्शन कर लिया आपने, इलेक्शन करने के बाद जो नेता होगा, जो आपका लीडर होगा, वो क्या करेगा, वो अपनी जो शिक्षा, जो एजुकेशन के मामले की बात की जा रही है, संस्कृति की बात करें, संस्कृति, शिक्षा तथा भाषा पर अपने फैसले ले सकता है। ओके बच्चों, तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार बेल्जियम ने अपनी समझदारी दिखाई। तो बच्चों अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि एक क्वेश्चन की तरह आपको समझाया गया है कि बोला गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। मतलब कि जो सत्ता की साझेदारी होती है इसके अब अलग अलग तरीके क्या है। हमने मेन 4 तरीके देखे हैं अब, और बुक में भी बताए गए हैं तो हम वही पढ़ेंगे। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी निम्न तरीके से है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, की सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में रहता है, और इस प्रकार की सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग सक्रिय होते हैं। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, सक्रिय होते हैं और एक ही स्तर पर रह के अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में की सत्ता का संतुलन बना रहता है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं विधायिका, विधायिका की बात करें तो क्या बनता है, यहाँ पे कानून बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, कानून को लागू किया जाता है, और ये क्या करता है, कानून की रक्षा करता है। जैसे कि यहाँ पर कानून बनाए गए, अगर हो सकता है कि ये क्या करे कि यहाँ पर काम अच्छे से ना करे विधायिका, तो कौन देखेगा, न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका अच्छे काम नहीं करेगी तो कौन देखेगी, न्यायपालिका और विधायिका। तो इसी प्रकार ये एक दूसरे पे क्या अंकुश बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें बताया गया है कि भाई जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, इस व्यवस्था में सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे कि पूरे देश
के लिए सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकार, अलग अलग सरकार रहे। मतलब कि यहाँ पे 3 गवर्नमेंट की बात की गई है। मान लीजिए आपकी एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों ही गवर्नमेंट है जो कि अपने अपने क्षेत्र में सरकार बना सकती है और जिससे कि यह अपने क्षेत्र की जितने भी लोग हैं उनका क्या विकास कर सके। हम भारत में हम इन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत आदि भी कहते हैं। और संविधान इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है। एक जगह देखा हमने कि भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होता है, और दूसरी जगह हमने क्या देखा कि हमारी जो केंद्र सरकार है, कहाँ गया हमारा केंद्र, हाँ ये रहा, जो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर नगर पालिका है, फिर हमारी पंचायत है। तो इन सभी में क्या रहता है, सत्ता का बंटवारा होता है और ये अपना काम सुनिश्चित तरीके से करती है। यदि यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती तो जो दूसरी सरकार है वो इस पर अंकुश उठा सकती है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषीय व धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। मतलब कि आपने अभी देखा होगा बेल्जियम का उदाहरण, जिसमें कि डच और फ्रेंच वाले थे, जिनमें कि सामुदायिक सरकार एक व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। आपको बताया तो मैंने कि भाई जो डच बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, इन दोनों में क्या हुआ था, अभी सत्ता का बंटवारा हुआ था, सत्ता का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। अब भारत में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था इसका एक अगला उदाहरण है और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके की सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाता है, अगर आपके जो समुदाय हैं वो क्या है, किसी भाषा पे आधारित हैं, किसी धर्म पर, किसी जाति पर आधारित हैं, तो उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अपने लीडर को चुन के, अपने नेता को चुन के या सत्ता में समान साझेदारी करके वो क्या कर सके, अपना विकास कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, आपको समझ आ चुके होंगे। नहीं तो एक और बार मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर किस किस के बीच में क्या किया जाता है, सत्ता की साझेदारी की जाती है। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के ही बीच में क्या की जाती है, सत्ता की साझेदारी की जाती है। जो दूसरा है ये है हमारा यहाँ पर केंद्र सरकार, फिर यहाँ पर राज्य सरकार, नगर पालिका और पंचायत के बीच में भी क्या किया जाता है, सत्ता की साझेदारी की जाती है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बोला कि भाषाई आधार पर जो लोग होते हैं और धार्मिक समूह या जाति समूह पर आधारित लोगों में भी क्या किया जाता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे कि आपने बेल्जियम का देख रखा हुआ है, और जो दूसरा है वो भारत में जो आरक्षण दिया गया है, तो ये क्या है, सत्ता का बंटवारा किया गया है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसमें बताया गया है कि भाई जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी, दबाव समूह व आंदोलन के बीच सत्ता का बंटवारा समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता एक ही व्यक्ति की या समूह के हाथ में ना रहकर बार बार अलग अलग विचारधारा व सामाजिक समूह के बीच में आती जाती रहती है। मान लीजिए आप देखिए, आपने बीजेपी का नाम सुना है, आम आदमी का नाम सुना होगा, ठीक है आप, फिर हमारा कांग्रेस, हमारे पप्पू साहब, ठीक है, इनकी बात सुनी होगी आपने। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है कि भाई जो हमारे, जैसे कि एक बार किसके आगे, बीजेपी की आगे, तो बीजेपी अभी आ रखी है, मान लीजिए हमारा 5 साल है, 5 साल होता है इलेक्शन का। अब इसमें क्या करेगी, जो आम आदमी है और जो कांग्रेस है ये क्या करेगी, इनके साथ कंपटीशन करेगी। हो सकता है अगली बार लोगों को कांग्रेस पसंद आए और ये कांग्रेस को क्या करे, अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका दे दे, और इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि अगली बार क्या आ जाए, आम आदमी आ जाए और ये क्या बनाए, अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो हमारे सत्ता की साझेदारी है ना, इसमें सभी लोग, सभी पार्टियों के पास इतने अधिकार होते हैं कि भाई सभी अपनी क्या सरकार बना सकते हैं, विचारधारा पर आधारित अपनी सरकार बना सकते हैं, जिससे लोग पसंद करते हैं उसे वो सत्ता में ले आएंगे। और यहाँ तक आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आपको बता दूं कि अब ऐसी ही एसएसटी की पूरी फुल कोर्स सीरीज बनेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।